नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। उत्तराखंड में एक बार फिर पुष्कर राज, जी हां, पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के सीएम पद की शपथ ले ली है। वे राज्य के 12वें मुख्यमंत्री बन गए। उनके साथ 8 मंत्रियों को भी राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसमें एक महिला मंत्री भी शामिल हैं। धामी कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री रेखा आर्या और सौरभ बहुगुणा हैं, जिनकी उम्र 43 साल है, जबकि सबसे उम्रदराज मंत्री सतपाल महाराज हैं, जो 70 साल के हैं। धामी के मंत्रिमंडल की औसतन उम्र लगभग 55.5 साल है और पुष्कर सिंह धामी खडीमा विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। उत्तराखंड में जीत के बावजूद धामी की हार से बीजेपी की चिंता बढ़ गई थी। कारण कि धामी ने 2021 में मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद सरकार काफी अच्छे तरीके से चलाई और जो हालत लगातार मुख्यमंत्री बदलने के बाद बीजेपी की हो गई थी, उसमें सुधार लाने का काम पुष्कर सिंह धामी ने किया। बीजेपी ने उत्तराखंड के हित में कड़ा फैसला लिया और 11 दिन की माथापच्ची के बाद धामी के नाम पर मुहर लगा दी। वैसे माना जाता है कि पुष्कर सिंह धामी के नाम को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के कद्दावर नेता और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने आगे बढ़ाया था। दरअसल ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि भगत सिंह कोश्यारी पुष्कर सिंह धामी के राजनीतिक गुरु हैं। धामी इससे पहले कोश्यारी के विशेष कर्तव्य अधिकारी यानी कि ओएसडी और सलाहकार के तौर पर काम कर चुके हैं। धामी ने राज्य में उद्योगों में नौकरियों के लिए स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दिए जाने का अभियान भी चलाया था। आपको बता दें कि धामी ने अपना राजनीतिक करियर 1990 में शुरू किया था। वो 2 बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे। दोबारा सीएम बनने के बाद धामी के सामने कई चुनौतियां हैं। कैसे उन चुनौतियों से पार पाएंगे धामी, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि कुछ पुराने चेहरों को पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता प्रभाकर उनियाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। हमारे साथ कांग्रेस से लखपत सिंह बुटोला जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शंकर सिंह भाटिया जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इसी पर हम बातचीत करेंगे। शुरुआत प्रभाकर उनियाल जी आपसे ही करूंगा। पुष्कर राज एक बार फिर उत्तराखंड में शुरू हो गया। 8 मंत्रियों ने शपथ ले ली। कुछ पुराने चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। क्या वजह रही कि पुराने मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, वो कॉल का इंतजार करते रहे? क्या परफॉर्मेंस खास नहीं थी? देखिए, सभी को अवसर देना होता है जी। तो अब आप देखिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी के 47 लोग जीत के आए हैं तो 4 मंत्रिमंडल का जो संख्या है निर्धारित, वो 4 विधायकों पर लगभग 1 सदस्य को मंत्री बनना होता है जी। तो इसका मतलब है कि 3 लोग मंत्रिमंडल में सम्मिलित नहीं होंगे 4 में से, ये अनुपात है। तो कुछ लोगों को बाहर रखना है, कुछ लोगों को लेना है और वो बहुत सारे संतुलन देखने होते हैं। क्षेत्रीय संतुलन है, जातिगत संतुलन है, कुछ अनुभव का भी विषय है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे उपयुक्त जो टीम बनाई जा सकती है वो बनाने का प्रयास हुआ है जी। तो इसलिए यह अब कुछ नए लोगों को अवसर देने के लिए कुछ पुराने लोगों को विश्राम कुछ समय के लिए देना होता है। और ये मंत्रिमंडल ऐसा नहीं है कि कोई सदैव चलता है, कोई 5 साल मंत्री, कोई 4 साल मंत्री, कोई 3 साल मंत्री। इस प्रकार से परफॉर्मेंस पे भी रिव्यू होती रहती है और परफॉर्मेंस रिव्यू होने के नाते फिर कुछ लोगों को, नए लोगों को अवसर देना और कुछ लोगों को कंटिन्यू करना, ये चलता रहता है। तो ये कोई सामान्य बात है, प्रत्येक राजनीतिक दल में ये होता ही है। लखपत सिंह बुटोला जी, पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। 8 मंत्रियों ने शपथ ली है। जो मंत्रिमंडल बना है उस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, पहले तो मैं बहुत 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 बधाई देना चाहता हूँ पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी टीम को, भाजपा को। ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड की जनता ने जिस उम्मीद के साथ, इस आकांक्षा के साथ, जिस अपने सपनों के साथ भाजपा को दोबारा सत्ता में लाए हैं, उसके जिम्मेदारी निर्वहन करे। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पे रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि वो उत्तराखंड में आए और उनके नाम पे, उनके भरोसा इस प्रदेश की जनता ने जताया है
क्योंकि आप भी जानते हैं कि पूरे विधायकों से लेकर मंत्रियों ने माननीय मोदी जी के नाम पे वोट मांगा और मोदी जी पे लोगों ने अथाह आस्था प्रकट करते हुए दोबारा उन्हें सत्ता दी है। तो उत्तराखंड पे मैं ये शुभकामनाओं के साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो उत्तराखंड की जनता ने जो एक जिम्मेदारी दी है उसका एहसास माननीय प्रधानमंत्री जी भी करे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी करे और सरकार स्थिर सरकार हो। ऐसा ना हो कि 57 का बहुमत में 3 बार जनादेश का अपमान हो। अब इस समय हम उम्मीद करते हैं कि धामी जी को काफी सोच समझ के बनाया गया, काफी समय लिया गया और मैंने कहा था समय लेने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार कोई यदि सीएम बन जाता तो उसको समय मिलना चाहिए और वो जो करना चाहता उत्तराखंड के लिए, क्योंकि केंद्र में भाजपा के पास इस समय डबल 53 इंजन की सरकार है। तो जो लोगों के सपने, जो प्रदेश पे कर्जा 74,000 करोड़ के आसपास प्रदेश पे कर्जा है, बेरोजगारी, महंगाई है, बहुत सारी चीजें उनके साथ नियंत्रण सरकार रखेगी, रोजगार सृजन करेगी या उत्तराखंड के आय के सृजन बढ़ाने का काम करेगी। केंद्र से यदि कर्जा माफ करवा सकती उत्तराखंड का तो हम ये उम्मीदें, बहुत सारी उम्मीदें करते हैं लोगों ने, क्योंकि ये करना स्वाभाविक, इसलिए छोटा राज्य हमारा और प्रधानमंत्री जी पे लोगों ने भरोसा किया है। तो मैं समझता हूँ कि एक बार मैं मुख्यमंत्री धामी जी और उनकी पूरी टीम को बहुत 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 बधाई देना चाहता हूँ। राजनीतिक अस्थिरता का आपने जिक्र किया कि 5 साल एक मुख्यमंत्री को मिलने चाहिए। आपकी भी पार्टी सत्ता में रही, अस्थिरता तो आप लोग भी खत्म नहीं कर पाए। देखिए एक चीज आपको समझना पड़ेगा, हम 10 साल सत्ता में रहे, हम वैसे आज का दिन बहुत सारा मीन मेघ निकालने के लिए नहीं है। आज मैं कांग्रेस की तरफ से उत्तराखंड की जनता से भाजपा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन तुलनात्मक किया जाए तो 10 साल कांग्रेस सत्ता में रहे, 3 मुख्यमंत्री दिए। पहली बार भी हमने स्थिर सरकार दी, दूसरी बार भी बहुत ज्यादा अपरिहार्य कारण होने की वजह से जो एक बहुत बड़ा उस समय संकट आया था और उसको तत्कालीन मुख्यमंत्री हैंडल नहीं कर पाए तो मजबूरी बस हमें बदलना पड़ा। लेकिन भाजपा ने पिछले 10 सालों में 8 मुख्यमंत्री बदले। आज आरोप लगाने का समय नहीं, मैं नहीं लगाना चाह, लेकिन तुलनात्मक रूप से और बड़ी बात यह है कि पिछली बार बहुत बड़ा बहुमत मिला, 57 का बहुमत मिला, 2/3 का बहुमत मिला। इस समय भी बड़ी मेजोरिटी मिली। उत्तराखंड में ऐसी मेजोरिटी पहले सरकारों को नहीं मिली है। पिछली बार से लगातार 2 बार अच्छी बहुमत मिला है और सरकार जो चाहे वो कर सकती प्रदेश के लिए। आज हम पहले से उत्तराखंड की जनता से अनुरोध कर रहे थे, चाहे जनादेश कांग्रेस को दे चाहे भाजपा दे, लेकिन बहुमत की सरकार दे, 40 के पार विधायक दे। जो उत्तराखंड में जो ब्लैक मेलिंग की जो सरकारें होती है, कहीं ना कहीं जो दिक्कतें आती है, उससे जनता ने 2 बार निजात दिया। ये जिम्मेदारी मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी की भी है, क्योंकि उनके चेहरे को, उनके भरोसे को लोगों ने, उनके भरोसे पे भरोसा किया है और प्रधानमंत्री जी ने उन्हें आश्वस्त किया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक स्थिर सरकार, पिछली बार जो चीजें रही उस पर हम नहीं कही, लेकिन जो बार बार मुख्यमंत्री बदले, मुख्यमंत्री तो बेचारे 100 दिन भी नहीं रह पाए तो क्यों आएंगे। तो ये जो एक उत्तराखंड छोटा राज्य है, कहीं बाहर पड़ते हैं, कहीं मैसेज ठीक नहीं होते, तो जो मुख्यमंत्री कुछ करना चाहता है तो उसको काम समय मिलना चाहिए। अब धामी जी आए हैं, उन्हें बहुत सोच समझ करके 11-12 दिन भाजपा ने गहन चिंतन मंथन किया है और हम समझते हैं कि अच्छा चिंतन मंथन किया होगा, लेकिन लंबे समय के लिए जब तक 5 साल सरकार है, स्थिर सरकार दी जाए ताकि प्रदेश के विकास, प्रदेश के सपने और जो प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और जो धामी जी करना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी करवाना चाहते हैं, वो सपने पूरे हो पाए, वो बिखरे नहीं। प्रभाकर उनियाल जी, चुनौतियों की हम बात कर रहे थे, कई तमाम चुनौतियां पुष्कर सिंह धामी के सामने रहेंगी, लेकिन अब जब अस्थिरता का जिक्र हो चला है तो सवाल और चुनौतियों में एक सवाल ये भी है, क्या पुष्कर सिंह धामी 5 साल पूरे कर पाएंगे? क्योंकि पिछले 10 साल में आप लोगों ने 7 सीएम दे दिए। त्यागी जी देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगला दशक उत्तराखंड का होने वाला है और यदि अगला दशक उत्तराखंड का होना है तो राजनीतिक स्थिरता का भी उसमें बहुत बड़ा महत्व होगा। और जिस प्रकार से धामी जी के व्यक्तिगत चुनाव हारने के बाद भी उनकी क्षमताओं पर पार्टी ने विश्वास प्रकट किया, उनको सर्वसम्मति से सभी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने उनके पक्ष में अपनी राय व्यक्त की, उन पर विश्वास व्यक्त किया और धामी जी ने पिछले 6 महीने में अपनी प्रतिभा का, योग्यता का, क्षमता का और स्वीकार्यता का परिचय दिया है। उससे यह विश्वास प्रबल है कि बहुत स्थिर सरकार धामी जी देंगे और मंत्रिमंडल का गठन भी जिस प्रकार से हो रहा है उसमें भी लगता है कि सभी वर्गों को, समूहों को ठीक से प्रतिनिधित्व देके सबको साथ लेकर के चलने की जो प्रधानमंत्री जी की है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस कसौटी पर
खरा उतरेंगे धामी जी, और विश्वास रखना चाहिए सब लोगों को। प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया, और आज का मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण देख लीजिए, उसमें प्रधानमंत्री जी के साथ गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और गडकरी जी और 10 राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें सम्मिलित हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा विश्वास पार्टी का और केंद्रीय सरकार का धामी जी पर है। इन सबको देखते हुए आप समझ सकते हैं कि बहुत उज्जवल भविष्य इस राज्य का होने वाला है। लेकिन सवाल यहां पर यह भी बन जाता है, क्योंकि चुनौतियों में अगर हम देखें तो पहली चुनौती तो अभी उनके सामने यही है प्रभाकर उनियाल जी, कि उन्हें चुनाव जीतना है। अगले 6 महीने में उन्हें चुनाव जीतकर दिखाना है, जो एक संवैधानिक तौर पर प्रक्रिया है। सवाल यह भी हो रहा है कि जो उनकी सीट थी, मौजूदा सीएम होते हुए वो अपनी सीट हार गए। अब जिस सीट पर चुनाव होगा उस सीट को जीतना भी एक बड़ी चुनौती उनके सामने होगी। त्यागी जी, इस प्रदेश की जनता के विवेक पर पार्टी को बहुत भरोसा है, और जनता का भारतीय जनता पार्टी पर बहुत अच्छा विश्वास है। पिछली बार 57 सीटें दी, 3/4। इस बार भी इतना एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होने के बावजूद, इतना सब दुष्प्रचार होने के बावजूद भी 2/3 बहुमत जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, जो पद पर है, जिनकी प्रतिभा क्षमता पूरे प्रदेश ने देखी है, उस पर निश्चित रूप जनता विश्वास व्यक्त करेगी। और बहुत सारे आप उनको देखिए, 6 विधायक तो पहले ही अपना प्रस्तावित कर चुके हैं कि हम उनके लिए सीट खाली करने को तैयार हैं। तो ये विश्वास जनता का, पार्टी का जनता पर है, और जनता भारतीय जनता पार्टी को विश्वास सफल करेगी, क्योंकि जनता भी जानती है कि प्रदेश के हित में अच्छी सरकार चाहिए, स्थिर सरकार चाहिए, और वो भारतीय जनता पार्टी को के पक्ष में जनता अपना निर्णय निश्चित रूप से देगी। और धामी जी जहां से भी खड़े होंगे बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे। यह पूरा विश्वास सबको है, जनता को भी है, पार्टी को भी है, और हम सब लोगों को है। लखपत बुटोला जी, चुनाव होगा, उपचुनाव होगा, क्योंकि सीएम धामी को चुनाव जीतकर पहुंचना है। कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी रहने वाली है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वॉकओवर दे देगी कांग्रेस? देखिए, आज तो जब चुनाव होंगे कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी। आज सब शुभकामनाएं देना चाहते हैं उनियाल जी को भी, धामी जी को भी, उनकी टीम को भी। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि उनियाल जी ने एक बात कही, उत्तराखंड की जनता ने प्रधानमंत्री जी पे भरोसा कर लिया, उन्हें बहुमत 2/3 बहुमत दे दिया है, बड़ा बहुमत दिया है। अब उनकी जिम्मेदारी है कि जो उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड का दशक होगा, 2025 का उत्तराखंड सबसे राज्य होगा, उसके लिए जो रास्ते होने चाहिए, उसके लिए जो फैसले होने चाहिए, उसके लिए जो एक दृष्टि होनी चाहिए, एक विजन होना चाहिए। हमारी अब यह है कि भाजपा बगैर हमारी खोई हुई है, और अच्छे इस प्रदेश को एक अग्रणी राज्य में जो पिछली बार 5 साल कुशासन रहा है, उस कुशासन की जो जिससे पार पाना भाजपा भी चाह रही थी। भाजपा ने आखिरी में मुख्यमंत्री बदला, और प्रधानमंत्री जी की जो इज्जत का एक सवाल था, उस इज्जत को बचाने का काम किया है। निश्चित रूप से चुनाव में राजनीतिक व्यक्ति जीतते हारते उसमें। लखपत सिंह बुटोला जी, आप कह रहे हैं कि 5 साल का जो कुशासन रहा, बीजेपी उससे छुटकारा पाना चाह रही थी। कब रहा कुशासन, थोड़ा विस्तार से बताएं फिर। जी, मैं बताना चाहता हूँ कि भाजपा के जो इनके पहले के मुख्यमंत्री थे, उनके हम कह रहे थे कि 0 वर्ग मुख्यमंत्री है, हम पहले से कह रहे थे, तो उन्होंने बदलने का काम किया, दूसरे मुख्यमंत्री को बदलने का। भाजपा की जो छितेदारी इस प्रदेश में हो रही थी, माननीय प्रधानमंत्री जी की इंडस्ट्री से उत्तराखंड से जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने मुख्यमंत्री बदला। धामी जी ने बहुत सारे फैसले रिवील किए हैं, रोल बैक किए। आप जानते पहली बार हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने अपने सरकार और अपने मुख्यमंत्री के बहुत सारे फैसलों को बदलने का काम किया है, उनको रिवील करने का काम किया है। बहुत सारी चीज, चाहे वो भ्रष्टाचार है, कुप्रबंधन हो, चाहे उसमें कर्मकांड का वो, आज गिनाने का समय नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ एक अच्छा कप्तानी में वो 0 पे आउट हुए, बात अलग है, लेकिन अच्छी कप्तानी उन्होंने किया, उनको श्रेय मिजानत है। और भाजपा ने जो बड़ा मंथन और बड़ा दिल दिखाया, मैं ये तो बड़ी बात कहूँगा, बड़ा दिल दिखाया कि एक हारे हुए व्यक्ति को सीएम बनाए। कहीं ना कहीं इसका मतलब है प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि जो उत्तराखंड के लिए उनका एक विजन है, वो सोचे उत्तराखंड इस तरफ जाना चाहे, तो उसके लिए धामी जी अच्छे, उनके लिए एक अच्छे फायदे के रूप में काम कर सकते हैं। तो हो सकता है 8 महीने में उन्होंने
उनके अंदर वो छवि देखी हो कि उनके साथ वो सहायक के रूप में काम करे। यही उज्जवल भविष्य की हम कामना करते, उत्तराखंड की बेहतरी हो। हम ये चाहते हैं कि निश्चित रूप से जिस बेहतरी, जिस सपने को देख करके उत्तराखंड की जनता ने, क्योंकि उत्तराखंड के पास संसाधन तो है नहीं और संसार 72-74,000 करोड़ के कर्जे में प्रदेश है। आज महंगाई चीजों चलो केंद्र से, लेकिन मैं कहता बेरोजगारी की दर है, चाहे भ्रष्टाचार की परिस्थितियां, उन सारी चीजों से छुटकारा देते हुए प्रदेश को कैसे सुशासन की ओर ले जाया जाए, कैसे यहाँ पे हम चार धाम से लेकर, हम यहाँ पर पर्यटन से लेकर, रोजगार सृजन से लेकर काम कर पाए, एक मॉडल के रूप में उत्तराखंड को हम सृजित कर पाए। उसके लिए जो लखपत बुटोला, आपने जिक्र किया 5 साल के कुशासन का। सवाल यह है कि अगर कुशासन था तो जनता ने आपको क्यों नकार दिया? मैं आपसे कह सकता हूँ मान्यवर, देखिए मैं 2 उदाहरण दे रही है। उनियाल जी भी इसमें कहीं गिनाए लेकर उनियाल जी बहुत अच्छे भी हुए हैं। मैं ये कह सकता हूँ भाजपा ने इस समय का, देखो मैं ये कह सकता हूँ प्रधानमंत्री जी भाजपा के लिए था, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन खुद स्वयं मुख्यमंत्री जी अपने कामों पे वोट नहीं मांग रहे थे। वो सब कह रहे थे मोदी जी को देखो, और लोगों ने मोदी जी पे भरोसा किया। उन्होंने जो देश को, प्रदेश को भरोसा दिया है, उसमें कोई दो राय नहीं। मैं आप कह रहा हूँ वो क्यों कमा रही है। दूसरी बात आपने देखा होगा, बहुत बार विकास चुनाव में मुद्दा नहीं रह पाता है। कई बार ऐसा होता है जिस तरह से एक धार्मिक उन्माद की बातें उत्तराखंड के अंदर चलाए गए, झूठ मूठ कह करके उसको लोगों ने ट्रस्ट किया। मैं ये कह सकता हूँ भाजपा ने जो हमने एक उत्तराखंड स्वाभिमान का जो हम नारा दे रहे थे उसको भेजने का काम किया, उसमें भाजपा में कैप्टन के रूप में धामी जी के बहुत अच्छा काम होता, तो धामी जी चुनाव आते और इसके विरुद्ध चुनाव नहीं आते। ये देखने वाली बात है। और मैं आपसे कह सकता हूँ कि ये जरूर अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी के यदि उत्तराखंड के विकास में धामी जी उन्हें लगते हैं कि अच्छे रोल उनके साथ रोल निभा सकते हैं, अच्छा उनका सहयोग कर सकते हैं, और उन्होंने धामी जी को नेतृत्व के युवा भी है और उनके पास एक अनुभव के साथ काम करने का जो आज जो दिखा है मुझे। लखपत सिंह बुटोला, आपने अपनी हार में भी बीजेपी की खामियां गिना दी, और बीजेपी ने किन चीजों पर काम करा आपने वो गिना दिया। आपने एक बार भी ये नहीं बताया कि आखिरकार आपकी पार्टी में कहां कमी रह गई। क्या आपके नेतृत्व में कमी रह गई? क्या आपकी अंतरकलह इस चुनाव में आपकी हार की वजह बनी? मैं एक बात कह सकता हूँ आपसे, आज इन चीजों के लिए समय नहीं है। ये आप दोबारा बुलाएंगे, बहुत बार डिबेट हम करेंगे, हम अपने हार की भी बातें कहेंगे, भाजपा की कमियों पे भी बात करेंगे। आज तो सुबह है। आज उत्तराखंड में नई सरकार बनी है, नए सपने हैं, नए जोश है लोगों के अंदर, नई उमंगे, नई। अब आप देखिए देश के प्रधानमंत्री आए, गृह मंत्री है, पूरे कैबिनेट आए, 10 मुख्यमंत्री आए, उत्साह है, उल्लास है। और मैं चाहता हूं कि होली के साथ जो उत्साह उल्लास के साथ प्रदेश में एक वो है, मैं समझता हूं कि आज हम शुभकामनाएं दी इस सरकार को, और हम प्रार्थना करते हैं भगवान बद्री की सरकार सुबुद्धि के साथ उत्तराखंड के विकास के लिए काम करे और केंद्र इसमें भरपूर सहयोग करे। ये हम चाहते 6 महीना हम सरकार के काम और उसकी दिशा और दशा को देखेंगे, और हम ये काम नहीं होगा तो हम सड़क चलने का स्वतंत्र जो हमें जिम्मेदारी इस प्रदेश की जनता ने दी है उसको निभाएंगे। और हमने क्यों हारे, मैं उस पर आप मुझे दूसरी डिबेट में बुलाएंगे, मैं उस पर निश्चित रूप से जो मुझे कारण लगते हैं। चलिए मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। प्रभाकर उनियाल जी, उसमें मैं बात करूंगा। प्रभाकर उनियाल जी, अगर चुनौतियों की बात करें तो देखिए चुनौतियां बहुत हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड के लिए हम ये नहीं कह सकते कि उत्तराखंड में बहुत कुछ ठीक है, चाहे सरकार आपकी रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो। पहाड़ में पहाड़ जैसी चुनौतियां हैं, हमने देखा है, और आप बहुत वरिष्ठ हैं, आप देखते आ रहे हैं। पलायन एक बड़ी चुनौती रही है, सरकार किसी की भी आई हो, बहुत लगाम नहीं लगा पाए हैं। स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती रहा है, कैसे इन पर जो है लगाम लग पाएगी? अब समूह है जो निर्णय लेने में, जिस प्रक्रिया में जो वैचारिक आधार है वो इतना व्यापक और विस्तृत है, उसका अध्ययन सब विषयों पर बहुत गहरा रहता है। और अगर आप देखेंगे कि तो संघ का एक संगठन है जो उसमें उत्तरांचल उत्थान परिषद ने ऐसे बहुत सारे अभियान लिए हैं। चलो गांव की ओर अभियान लिया है, मेरा ग्राम मेरा गांव मेरा तीर्थ करके अभियान लिया है, और कोरोना में बहुत सारे लोगों ने वापस आकर के काम करके दिखाया भी है। तो इस प्रकार से जो वहां पर काम चल रहे हैं, ऐसे कामों को सरकार भी आगे बढ़ाएगी, ऐसे उद्यम करेगी, बैंकों की सहायता से, जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं उनके सहयोग लेकर के,
और निश्चित रूप से ऐसा वातावरण तैयार होगा कि लोग जो दूर भी रह रहे हैं वे भी किसी न किसी माध्यम से अपने गांव से जुड़े रहें, और जो गांव में लोग रुके हैं उनको अपना समर्थन देते रहें। उसके बाद जो कुछ लोग वापसी कर सकते हैं, ऐसी बहुत अच्छी स्थिति में प्रवास में नहीं है बाहर, और उनको जब वो लगेगा कि हम अपने घर में बहुत अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं तो वो वापसी भी होगी। और ये समस्या का प्रधानमंत्री जी के सहयोग से, केंद्रीय नेतृत्व के सहयोग से, धामी जी के कुशल नेतृत्व में ये सब काम होगा। और मंत्रिमंडल में जिस प्रकार से युवा लोग सम्मिलित किए गए हैं वे भी, उनका भी सहयोग मिलेगा। ये जो प्राथमिकता में काफी ऊपर है, और पलायन की जगह ये इसको चुनौती में से एक अवसर देखना है कि वो नए उद्योग, नए धंधे, नए किस प्रकार के काम वहां पर स्थापित किए जा सकते हैं, उस पर ध्यान रहेगा। और ये इसमें एक बहुत बड़ी मात्रा में सफलता मिलने भी लगी है। नए वहां पर दिखाई भी देने लगे हैं कि इन प्रयोगों को आगे बढ़ा करके उत्तराखंड खुशहाल हो सकता है। इस प्रकार से काम होगा। और त्यागी जी देखिए, प्रजातंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है, जनता मालिक होती है। और यदि हम ये कहें कि इतना गड़बड़ था फिर भी जनता ने निर्णय ले दिया, तो फिर हम जनता के विवेक पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जनता निरंतर रूप से, सवाल ये भी है कि जो बड़ी समस्याएं हैं, अगर हम सीमांत क्षेत्रों की बात करें, हमने खुद देखा है और आज भी खबरें आती रहती हैं। अभी कुछ दिनों पहले मुंशियारी से एक खबर आई थी जहां पर अभी भी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। डंडी कंडी का सहारा लेकर पहुंचा जाता है अस्पताल तक, तब तक आदमी दम तोड़ देता है। कई ऐसे केसेस हैं, कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं साल भर में कि इन सुविधाओं के अभाव की वजह से दम तोड़ देते हैं लोग। उन पर किसी भी सरकार ने काम नहीं किया पिछले 22 सालों में। आखिर उन पर काम करने की जरूरत है। बात मूलभूत सुविधाओं की होती है, उसके बाद उसके पीछे सारी सुविधाएं आती हैं। अब अगर किसी क्षेत्र में जाने में पूरा एक दिन जाने में लगता हो या 2 दिन जाने में लगते हो, 2 दिन आने में लगता हो, तो वहां न शिक्षक जाएगा, न वहां पर चिकित्सक जाएगा, वहां पर कष्ट। तो सबसे पहली आवश्यकता सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने की, और सड़कों को ऐसा बनाने की। अब आप टिहरी 2 घंटे में, चम्बा 2 घंटे में पहुंचते हैं, श्रीनगर 2-2.5 घंटे में पहुंचते हैं। यह स्थिति आ गई तो लोग वहां पर जाने को इच्छुक है। और जब एक प्रकार से ये सुविधाओं का स्तर बढ़ता है, जैसे सड़कें चौड़ी हो रही हैं, जैसे सुरंगें बन रही है, जैसे रेल का यातायात बढ़ने का प्रयास हो रहा है, इन सब में से यातायात की सुविधाएं होंगी तो सब लोग जाएंगे। और जब वहां सब लोग पहुंचेंगे, शिक्षक, अध्यापक और इंजीनियर सब वहां पहुंचेंगे, तो ये सारे के सारे जो समस्याएं वो धीरे धीरे कम होंगी। लोगों को वहां पर सुविधाएं मिलेंगी, अच्छे आवास मिलेंगे, सब प्रकार की जो जीवन यापन की वस्तुएं वो सब उपलब्ध होंगे, तो लोग वहां पर रहेंगे। किसी को 2 साल, 4 साल, 5 साल रहने में फिर कठिनाई नहीं है। कठिनाई तब होती है कि यातायात पता लगे कि जाने के बाद महीनों आना मुश्किल है। तो तब वो जो हतोत्साहित करने वाले जो बातें थी उनको कम करके ही विकास की गति को बढ़ाया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी, यह जो मूलभूत संरचना है, प्रत्येक घर में बिजली होनी चाहिए, प्रत्येक गांव तक सड़क होनी चाहिए, प्रत्येक के पास अपना आवास होना चाहिए, गांव से बाहर शौच के लिए कोई नहीं, घर में शौचालय होना चाहिए। इन सब बातों पर ध्यान देते हुए फिर उसके साथ ही शिक्षा है, स्वास्थ्य है, घर में गैस है, महिलाओं की, गृहिणियों की कठिनाई कम हो, इन सब बातों पर ध्यान देते हुए जब जीवन स्तर सुधरता है तो उसके पीछे बाकी सब सुविधाएं भी आनी प्रारंभ हो जाती हैं। तो पार्टी का ये केंद्रीय स्तर पर भी आपने देखा, इन चुनावों के पीछे जो सुविधाएं जनता को प्रदान की भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय स्तर पर पूरे देश भर में, उसका परिणाम सब जगह चारों राज्यों में जब जहां भारतीय जनता पार्टी जीती है, बहुत अच्छे बहुमत से जीती है। और उसके पीछे जन सुविधाओं का जनता तक पहुंचना बहुत बड़ा कारण रहा है। उसके आधार पर आगे की बातें भी, जो कठिनाइयां हैं, उनका समाधान भी उसी में से निकलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर उनियाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया लखपत बुटोला जी आपका तमाम बातचीत के लिए। तो उत्तराखंड में एक बार फिर पुष्कर राज शुरू हो गया। 8 मंत्रियों ने मुख्यमंत्री धामी के साथ शपथ ली। तमाम चुनौतियां पुष्कर सिंह धामी के सामने रहने वाली हैं। सबसे पहले 6 महीने में किसी भी सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने की, और उसके बाद
अपना कार्यकाल पूरा करने की, उसके बाद जो चुनाव के वक्त लोक लुभावन वादे किए गए हैं, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या तमाम वादे हों, उन्हें पूरा करने की, पलायन रोकने की, रोजगार को बढ़ावा देने की, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने की, तमाम वो चुनौतियां पुष्कर सिंह धामी के सामने रहने वाली हैं जिन पर उन्हें काम करना होगा। जो वादे उन्होंने किए हैं, बीजेपी ने एक बार फिर से धामी पर भरोसा जताया है। अब धामी उस भरोसे पर कितना खरा उतरते हैं, यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।